नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 21 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 21 का जो पहला क्वेश्चन है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो अगर बात की जाए सूर्य के निकटतम ग्रह की, सन के नियरेस्ट प्लैनेट की, तो है मरकरी, बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे निकट ग्रह। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो बुध ग्रह ही सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। और अगर बुध ग्रह की बात की जाए तो इस सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगाता है। तो सूर्य की परिक्रमा करने में ये 88 दिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कितने दिन लगाता है, 88 डेज लगाता है, जो कि सभी ग्रहों में सबसे कम दिन लगाता है। तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है और 8 ग्रह में से सबसे कम जो सूर्य का चक्कर लगाता है, सूर्य का जो चक्कर लगाने में जो सबसे कम दिन लगाता है वो बुध ग्रह कितने लगाता है, 88 डेज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और याद रखना कि जो बुध ग्रह है वो पृथ्वी से 18 गुना छोटा है। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगर आप भी अपना एचपी टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं जून में, चाहे टीजीटी आर्ट्स है चाहे जेबीटी है, कमीशन की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास उसके लिए भी बैचेज रनिंग में चल रहे हैं। देखिए कमीशन में तो 11 से 12 सब्जेक्ट हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं और टेट के हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे। अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी फ़ीस मात्र 499 रुपीज़ है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें 7876145409। हमारे पास आपके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड, अगर आप लाइव नहीं देख सकते, कहीं स्कूल में जॉब करते हैं या कहीं भी जॉब करते हैं, तो बाद में रिकॉर्डेड भी हर एक वीडियो को, पिछली वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं, जो कि अभी पिछले हफ्ते ही शुरू हुआ है। तो आप इस बैच में ज़रूर एनरोल हो जाएं। अगर ऑप्शन में देखिए वीनस की बात की गई है, शुक्र ग्रह की बात की गई है, और आपको दो बातें और याद रखनी है कि बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनका अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर शुक्र ग्रह की बात की जाए तो ये पृथ्वी का सबसे निकटतम, देखिए सूर्य का सबसे निकटतम तो बुध है, लेकिन अगर बात की जाए पृथ्वी के सबसे निकटतम तो वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को जो है वो, शुक्र ग्रह जो है वो सबसे चमकीला ग्रह भी है। तो सबसे ब्राइटेस्ट और सबसे गर्म और सबसे जो चमकीला ग्रह जो है वो भी कौन सा है, शुक्र है। हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम तो बोलेंगे वीनस है, शुक्र ग्रह है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन, देखिए एल्डर सिस्टर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो पृथ्वी की जो बहन है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और साथ में इसको भगिनी ग्रह, हिंदी भाषा में आपको याद रखना है, इसको भगिनी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो भगिनी ग्रह भी जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अब इसलिए क्यों इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह, जो वीनस का जो आकार है वो पृथ्वी के ही समान है। जिस बात को आपने याद रखना है। और इस ग्रह पर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल गैस की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किस प्लेनेट को कहा जाता है। तो सांझ का तारा और भोर का तारा जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना। ऑप्शन में यहाँ पर पृथ्वी दिया है, पृथ्वी की भी बात कर लेते हैं। अगर पृथ्वी की बात करते हैं तो सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर लाइफ समझो है, और इसको नीला ग्रह, याद रखना पृथ्वी के सौर मंडल को कैसा ग्रह या पृथ्वी को कैसा ग्रह कहा जाता है। तो याद रखना सौर मंडल में पृथ्वी को जो है नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है, ब्लू प्लेनेट। तो याद रखना ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस बात को भी आपने याद रखना है। और अगर बात की जाए पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर कब होती है, तो पृथ्वी, दो घटनाएं यहाँ पर होती है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये मैं सन बना रहा हूँ, एक तरफ मैंने पृथ्वी को नज़दीक कर दिया, एक तरफ दूर कर दिया है। तो आपको याद रखना कि जब नज़दीक पृथ्वी और सूर्य होते हैं तो कब होते हैं, तो 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होते हैं और इस घटना को उपसौर कहते हैं, अंग्रेजी भाषा वाले प्रेहेलियन। और जब दूर होती है, ये भी पृथ्वी है, ये भी पृथ्वी है। तो याद रखना एक तरफ मैं नज़दीक दिखाई, दूर होती है 4 जुलाई को, दूर होती है भाई 4 जुलाई को। तो सूर्य से जो पृथ्वी है वो 4 जुलाई को दूर होती है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और जब दूर होती है तो उस घटना को जो है वो अपसौर कहा जाता है। तो नज़दीक होगी 3 जनवरी को और दूर होगी 4 जुलाई को। जब नज़दीक होगी तो उस घटना को उपसौर कहेंगे और जब दूर होगी उस घटना को अपसौर कहेंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताए हैं। मंगल की बात करें, इसको लाल ग्रह कहा जाता है। अब ये लाल ग्रह इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, और इसी आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर मंगल की बात करें तो ये अपने अक्ष पर जो है वो 25 डिग्री झुका हुआ है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और मंगल के 2 उपग्रह है, एक का नाम है फोबोस
और दूसरे का नाम है डिमोस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फोबोस और डिमोस क्या है। तो फोबोस और डिमोस दो उपग्रह है किसके भैया, किसके, मंगल के। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिमोस की बात करूँ तो ये पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो एक क्वेश्चन से हमने 40 से 50 क्वेश्चन बनाए हैं जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का लगभग कितने प्रतिशत होता है। देखिए, अगर मैं पृथ्वी के वायुमंडल की बात करता हूँ तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो ऑक्सीजन पाई जाती है वो 21%। यहाँ पर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट बात करूँ तो एग्जैक्ट जो ऑक्सीजन पाई जाती है वो 20.95% पाई जाती है। इस बात को भी आपने याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से। देखिए, ये 21% पाई जाती है और ऑक्सीजन जो है वो पूरे वायुमंडल की दूसरी सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाने वाली है। तो अगर दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन पाई जाती है तो पहले नंबर पे कौन सी पाई जाती है, तो पहले नंबर पे या सर्वाधिक मात्रा में हमारे वायुमंडल में जो पाई जाने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन। वैसे तो 78%, लेकिन अगर एग्जैक्ट बात करें अप्रॉक्स तो 78.8% ये पाई जाती है। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार तीसरे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस तो वह है ऑर्गन। ऑर्गन जो है वो 0.93%। कितनी पाई जाती है, ऑर्गन 0.93% पाई जाती है। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। याद रखना 0.036% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अन्य गैसें पाई जाती है 0.04% यहाँ पर वायुमंडल में पाई जाती है। तो सारी गैसें मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, दूसरे पे ऑक्सीजन, तीसरे पे आर्गन, चौथे पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि किस मेघ का अधिकतम क्षैतिज विस्तार होता है। विच क्लाउड हैज़ ग्रेटेस्ट वर्टिकल एक्सटेंट। तो अधिकतम जो मेघ का जो क्षैतिज विस्तार होता है वो होता है कपासी मेघ का, क्यूमुलस क्लाउड का। भाई अगर क्यूमुलस क्लाउड की बात करते हैं तो यह कपास की तरह, देखो कपासी मेघ इसको बोले तो ये कपास की तरह दिखाई देते हैं। इस बात को आपने याद रखना, कॉटन की तरह ये जो है दिखते हैं। और याद रखना ऐसे कौन से क्लाउड होते हैं, ऐसे कौन से बादल होते हैं, ऐसे कौन से मेघ होते हैं जो थंडर स्टॉर्म के उदाहरण होते हैं, मतलब कि जो लगातार आंधी तूफान लाते हैं, तो वो होता है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। तो याद रखना है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड जो होते हैं वो क्या करता है, थंडर स्टॉर्म का साइन होता है। और जो कंटिन्यूस रेन है, कंटिन्यूस जो लगातार वर्षा के जो साइन है वो कौन से, वो है निम्बोस्टेटस। याद रखना कौन से, निम्बोस्टेटस क्लाउड जो है वो कंटिन्यू जो है वो क्या है, रेन के उदाहरण है। और याद रखना क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वायुमंडल के किस भाग में पक्षाभ बादल पाए जाते हैं। पक्षाभ बादल आपने सुना होगा, पक्षाभ बादल क्या होते हैं। तो पक्षाभ बादल जिसको मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं, तो मदर ऑफ पर्ल क्लाउड जो है जिसको आप पक्षाभ बादल कहते हैं, तो ये जो है वो समताप मंडल। याद रखना समताप मंडल में वैसे तो बादल नहीं होते, बहुत कम होते हैं, लेकिन कौन से बादल वहाँ पर पाए जाते हैं, तो समताप मंडल में पक्षाभ बादल हमें देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट कोशियस्को। माउंट कोशियस्को जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बहुत बार टेट परीक्षाओं में राजधानी पूछी जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा में है। इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा में है। इस बात को आपने याद रखना। और देखिए अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा महाद्वीप है। तो याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो देश कौन सा महाद्वीप, तो सबसे छोटा महाद्वीप है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर देश की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। इस बात को आपने याद रखना। राजधानी इसकी कैनबरा में है। वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। इस बात को आपने याद रखना। और ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी नदी है ना वो है मरे नदी। तो मरे नदी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। इस बात को आपने याद रखना। देखिए यहाँ पर चोटियों की बात हो रही है, पीक्स की बात हो रही है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि भैया ये बताइए कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर और 48 मीटर है। 48 अगर पूरी एग्जैक्ट पूछी जाएगी तो 8,848.86 मीटर जो है वो क्या है, इसकी ऊंचाई है किसकी, माउंट एवरेस्ट की। देखिए माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल, कहाँ पर स्थित है भाई, नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। और नेपाल में ना माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल में इसको सागर माथा, याद रखना नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। और दूसरी जो बात है भैया, चीन को जो है वो चोमुलंगमा, चीन को क्या कहते हैं,
चीन को चोमुलंगमा कहते हैं, और जो आपका नेपाल है इसको सागर माता के नाम, नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, सागर माता के नाम से जाना जाता है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है, दोनों ही बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है। उसी प्रकार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, वो है K2। और भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है, जो कि भारत के POK वाले क्षेत्र में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई K2 की अगर मैं ऊंचाई की बात करूँ, 8611 गॉडविन ऑस्टिन ही के नाम से भी इसको हम जानते हैं, K2 को 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की भूमि पर स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की भूमि पर स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी, कंचनजंगा। कंचनजंगा की अगर बात करूं तो इसकी हाइट है, बहुत आसान याद करना, 85 और 86 मीटर। तो 85 और 86 मीटर हाइट किसी है, कंचनजंगा की है। और क्वेश्चन ये पूछता है क्वेश्चन वाला कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बोलेंगे कंचनजंगा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा ये क्वेश्चन रहने वाला है कि कौन सी नदी पश्चिमी, याद रखना भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, घाट में ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से उत्पन्न होती है। तो ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से उत्पन्न हो रही है कावेरी नदी। कावेरी नदी की अगर बात करता हूँ तो ये भारत के 4 राज्यों से जा रही है। कौन कौन सी है, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, कर्नाटक। याद रखना, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी और कर्नाटक 4 राज्यों से भारत के जा रहे हैं। और इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, तो ये 805 किलोमीटर लंबी है। याद रखना, 805 किलोमीटर लंबी है आपकी कावेरी नदी। कावेरी नदी की कुछ सहायक नदियों की बात करते हैं, तो एक होती है दाएं साइड से और दूसरी है इसकी बाएं साइड से। तो सबसे पहले दाएं साइड से जो इसकी नदियां हैं उनकी बात करते हैं, तो दाईं साइड से इसकी हेमवती है, लक्ष्मण तीर्थ है और शिमसा और कपिला। याद रखना 4 नदियां हैं इसकी जो दाएं साइड से आती है। कौन कौन सी है, दाहिनी साइड से हेमवती नदी आती है, लक्ष्मण तीर्थ आती है, शिमसा आती है और कपिला। ये सारी की सारी कावेरी नदी की वो नदियाँ जो दाएं साइड से इसमें मिलती है। अब बाईं ओर से जो इसमें जो नदियाँ मिलती है ना भाई, बाएं ओर से वो कौन सी मिलती है, तो अगर बाएं ओर से बात करें ना, तो बाएं ओर से जो कावेरी नदी में नदी मिलती है वो भवानी और अमरावती और नोपल। याद रखना ये सारी की सारी नदियाँ आपको याद रखनी है, नोपाल, भवानी और अमरावती। अमरावती भी किसकी सहायक है, कावेरी की सहायक है। इसके अलावा ऑप्शन में भाई, और आपको पता होना चाहिए जो शिव समुद्रम जल प्रपात जो कर्नाटक में पड़ता है वो किस नदी पर पड़ता है। तो अगर शिव समुद्रम जल प्रपात की बात करते हैं तो ये भी जो है वो कावेरी नदी पर है, इस बात को आपने याद रखना। और कहीं ना कहीं दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ इसके अलावा गोदावरी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ये ऐसा क्वेश्चन आता है कितनी लंबी है, इसकी लंबाई बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है, 1465 किलोमीटर। और टेट परीक्षाओं में ना अब लेवल को बढ़ा दिया जाएगा, 1465 किलोमीटर लंबाई है आपकी गोदावरी नदी की, इस बात को आपने याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से। अब क्वेश्चन पूछने वाला, जैसे आपकी कावेरी जो है ब्रह्मगिरी पर्वत रेंज से आती है, तो आप ये बताइए कि जो आपकी गोदावरी है वो कहाँ से आती है। तो अगर गोदावरी की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से। तो याद रखना महाराष्ट्र के नासिक में जो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है आपकी गोदावरी नदी, इस बात को आपने याद रखना। लंबाई 1465 किलोमीटर है और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। देखिए गोदावरी की भी बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। याद रखना महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी राज्यों से ये जाती है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर गोदावरी की बात करते हैं तो इसकी भी कुछ सहायक नदियों की बात करते हैं। ये तो मैंने बता दिया, ये महाराष्ट्र से भी जाती है, तेलंगाना से भी जाती है, आंध्र प्रदेश से भी जाती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक, बहुत सारे राज्यों से जो आपकी गोदावरी रिवर जो है वो बहती है, क्योंकि तभी तो 1465 किलोमीटर है, इस बात को आपने याद रखना। तो याद रखना महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक। इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं, तो इसकी मुख्य सहायक नदियां जो आती है, पहले तो बाएं ओर से और दाएं ओर से अगर आपको बाएं ओर से बताऊं तो प्राणहिता नदी इसकी सहायक नदियां है, इसकी इंद्रावती है, वर्धा नदी है, सबरी है, बेनगंगा है, वेनगंगा हो गया, और दूसरी है पेनगंगा। वेनगंगा, पेनगंगा ये सारी इसकी सहायक है, वेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरी और प्राणहिता नदी, इंद्रावती नदी, सबरी नदी, ये सारी की सारी किसकी सहायक है, गोदावरी की। और कहीं ना कहीं ये परीक्षाओं में आपसे पूछी जाएगी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, तो आप इन चीज़ों को लिख ले, अपने कॉपी पेन लेके ना अपने पास लिख ले भाई इनको, कि प्राणहिता किसकी सहायक है, इंद्रावती किसकी सहायक है, सबरी किसकी सहायक है, आपकी वेनगंगा किसकी सहायक है, पेनगंगा किसकी सहायक है, मंजीरी किसकी सहायक है, वर्धा किसकी सहायक है। तो ये सारी की सारी गोदावरी नदी की क्या है, सहायक नदियाँ है, इस बात को आपने याद रखना है।
और उसी प्रकार अगर आप मैं बात करता हूँ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बोलने को बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि महानदी की भी बात कर लेते हैं। तो महानदी की बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले से आती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिहामा की पहाड़ियों से आती है छत्तीसगढ़ के। और ये जो टोटल बहती है वो 858 किलोमीटर, कितनी बहती है? 858 किलोमीटर महानदी कुल बहती है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हीराकुंड बांध भारत का किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना है, इस बात को आपने याद रखना है। और इसकी जो कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि इसकी मांड नदी इसकी सहायक है, मांड नदी महानदी की सहायक है। और आपका ओंग नदी इसकी सहायक है। इसकी जो है वो हसदेव, जोंक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, जोंक नदी, सोधुर नदी इसकी सहायक है। तो सोधुर हो गया, हसदेव हो गया, जोंक हो गया, आपका मांड नदी हो गया, ओंग नदी हो गया, ये सारी की सारी किसकी सहायक है? महानदी की सहायक नदी। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ महा अर्थशास्त्र वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ, कि अर्थशास्त्र की जो रचयिता है वो किन के समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अब आपको पहले तो पता होना चाहिए अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। समकालीन तो मैंने लगा लिया कि आंसर ये बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कल के लिए भी पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए यहाँ से जो है वो बिल्कुल। और चंद्रगुप्त मौर्य के और अर्थशास्त्र के रचयिता है चाणक्य। कौन है भाई? चाणक्य। और चाणक्य समकालीन किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। देखिए, अगर मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात करता हूँ तो इनके द्वारा जो है वो मौर्य साम्राज्य के ये संस्थापक थे। मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई थी और इनके द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक, नंद वंश के जो अंतिम शासक थे धनानंद, इनको हरा दिया गया था। तो धनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे और इनको हराया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही यूनानी शासक एक थे, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर। तो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के द्वारा जो है वो किसको हराया गया? सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? तो इसको भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही हराया गया था। ऑप्शन में समुद्रगुप्त दिया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन इनको किसने कहा? तो वी स्मिथ, वी स्मिथ के द्वारा इनको भारत का नेपोलियन कहा गया था। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अशोक ऑप्शन में दिया है। अशोक की अगर मैं बात करता हूँ तो अशोक का राज्य अभिषेक कब होता है? तो 269 ईसा पूर्व में इनका, या 269 बीसी में अशोक का क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध, याद रखना, कलिंग का युद्ध जो है अपना जो है वो अशोक के द्वारा ही जो है वो अशोक के द्वारा ही कलिंग का युद्ध लड़ा जाता है 261 ईसा पूर्व में। बहुत बार टेट परीक्षा में पूछा गया है। और कलिंग का युद्ध लड़ने के बाद इनके द्वारा बौद्ध धर्म अपनाया जाता है। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म अशोक ने कब अपनाया? तो याद रखना, कलिंग युद्ध को लड़ने के बाद जो इनके द्वारा बौद्ध धर्म अपनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और सारी की सारी बातें जो है वो भाई परीक्षाओं में काम आने वाली है। और जितनी बातें परीक्षाओं में काम आने वाली होती है वो सारी बातें मैं आपको इन सीरीज़ में बता देता हूँ। अशोक की बात करें तो इनके द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है वो महेंद्र और संघमित्रा, याद रखना, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था। हिमालय की ओर इसके द्वारा मजिम को भेजा गया था। तो इस बात को आपने याद रखना, हिमालय की ओर मजिम को भेजा, श्रीलंका जो इसने भेजा तो अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भेजा। तो ये सारी की सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अशोक की बात करें, अशोक से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हमने पिछली कुछ वीडियोस में अशोक के बारे में पढ़ा है। तो अगर आपने हमारी पिछली कुछ वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो उनको देख के आप ज़रूर आए, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें, क्योंकि उन वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन को हराया था। देखिए, जो हर्षवर्धन है उनको डिफीटेड किया था। और हर्षवर्धन को किसके द्वारा हराया गया था? तो हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। तो कब हराया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। झेलम नदी के किनारे इसको हराया गया था। और हर्षवर्धन की बात करूँ, इसको पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश के राजा थे, कब हराया था? 632 ईसा पूर्व में। तो 632 ईसा पूर्व में हर्षवर्धन को जो है वो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हराया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ये आपको याद रखना, बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे। और इनके द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए थे। एक लिखा था हर्षचरित, दूसरा लिखा था कादम्बरी। तो हर्षचरित जो हर्षवर्धन की जीवनी पर लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा, और कादम्बरी ग्रंथ भी जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। और बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। चीनी यात्री हुएन सांग किसके शासनकाल के समय भारत आया था? तो ये भी ऑप्शन ए, हर्षवर्धन के शासनकाल के समय ही भारत आया था। इस बात को आपने याद रखना है, सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अगर लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका इब्राहिम लोधी, क्योंकि इब्राहिम लोधी के द्वारा 1526 में जो है पानीपत की पहली लड़ाई किसके साथ लड़ी जाती है, बाबर के साथ। और बाबर की इस युद्ध में, पानीपत की पहली लड़ाई में 1526 में जीत होती है और इब्राहिम लोधी की हार होती है। और भारत में लोधी वंश का अंत होने के साथ साथ भारत में मुगल सल्तनत की नींव बाबर के द्वारा 1526 में रखी जाती है। इस बात को आपने याद रखना। देखिए इब्राहिम लोधी जो है लोधी वंश का अंतिम शासक था, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि लोधी वंश का जो है शासक कौन था, तो लोधी वंश का जो पहला शासक संस्थापक था बहलोल लोधी। इस बात को आपने याद रखना। बहलोल लोधी के बाद है सिकंदर लोधी। ये वही सिकंदर लोधी जिनके द्वारा गज ए सिकंदरी, एक मापने का जो पैमाना है गज ए सिकंदरी लाया गया था, किसके द्वारा, सिकंदर लोधी के द्वारा। सिकंदर लोधी के द्वारा ही आगरा शहर की स्थापना भी की गई थी। तो आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा, सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिकंदर लोधी भी एक लोधी वंश के शक्तिशाली शासक थे। और इब्राहिम लोधी जो है वो क्या थे, इब्राहिम लोधी की जो है पानीपत के पहले युद्ध में हार होने के साथ साथ जो है भारत में मुगल सल्तनत की नींव भी रख दी जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखें हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स।